पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था। सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो! अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफना कर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा? हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है? अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे हैं? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। आ, 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 राजू दादा, क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा? लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहां नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं है। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो, बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूत! भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ। छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी! लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी,
तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूटकर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है, कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या? हैं? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को साफ सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया, तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? हाँ? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो, मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। पुनर्जन्म कहानी है पूना की एक मिडिल क्लास सोसाइटी की। 40 साल का अजीत अपनी पत्नी मंदा के साथ लंच खत्म करके मीठी मीठी बातें कर रहा था। मंदा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है सारा बोझ हल्का हो गया। इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना होगा। वो क्यों? साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का आइडिया मेरा जो था। ये सुनकर अजीत रोमांटिक होते हुए बोला, ओह, तो तुम्हें थैंक यू चाहिए। मंदा डार्लिंग, आज रात भर थैंक यू देने का मन है मेरा। मंदा खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, तो जाकर बेडरूम में इंतजार करो, मैं दरवाजे बंद करके आती हूँ। अजीत बेडरूम की तरफ निकल गया और मंदा दूसरी तरफ निकल गई। बाहर के सारे लाइट्स और बाकी खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक करने के बाद मंदा हॉल का दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी अचानक मंदा को झट से किसी ने पीछे खींच लिया। वो था अजीत। क्या कर रहे हो? ये दरवाजा बंद मत करना। अजीत, तुम फिर से वही हरकत कर रहे हो। बहस मत करो, चुपचाप अंदर जाकर सो जाओ। मंदा कुछ भी नहीं बोली, वो सीधे बेडरूम की तरफ निकल गई। पागल औरत, कोई अपना घर के बाहर खड़ा हो तो दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, उसे अंदर लेना चाहिए और फिर दरवाजा बंद करना चाहिए। मन्नू, अंदर आ जाओ। और अचानक बाहर से किसी ने हॉल में कदम रखा। वो था किसी 55 साल के बुढ़े का काफी भयानक भूत। अजीत, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मन्नू, तुम ऑलरेडी अंदर ही हो। अजीत, तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या मैं तुम्हारे अंदर आ सकता हूँ? इधर बेडरूम में मंदा
काफी अस्वस्थ होकर बैठी थी। उसने डॉक्टर मनीष को कॉल किया। अब हेलो सर, मैं मंदा बोल रही हूँ। हाँ मंदा जी बोलिए। अजीत फिर से बहक गया है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो घर का दरवाजा बंद ही नहीं करने दे रहा। डोंट वरी, उसे जो करना है उसे करने दीजिए। हमारी ट्रीटमेंट काम करेगी, भरोसा रखिए। वो कुछ नहीं करेगा, थोड़ी सी मनमानी और फिर थक कर सो जाएगा। आपने मेडिसिन दी है ना? मेडिसिन का नाम सुनते ही मंदा का दिल अचानक बैठ गया। हे भगवान, सारी मेडिसिन तो अजीत के पास है। अजीत, अब मैं आ गया हूँ। पिछला जन्म इस जन्म से मिल चुका है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ तुम्हारी इस जन्म की आत्मा कितनी तड़प रही है अंदर। लेकिन चिंता मत करो, एक एक करके मैं उस आत्मा की सारी पहचान मिटा दूंगा, बिल्कुल इस मेडिसिन की तरह। अजीत के पीछे मंदा काफी भयभीत खड़ी थी। अजीत पीछे मत देखो। मन्नू, मंदा आई है, मुझे उससे बात करने दो। नहीं, उसे नहीं देखना है। मन्नू प्लीज, मैंने तुम्हें अपने घर और शरीर में जगह दी क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गया। तुम मेरा पिछला जन्म हो, लेकिन इस जन्म का भी तो मेरा कोई अस्तित्व है। मंदा मेरी जिम्मेदारी है। अजीत, ये क्या चल रहा है? मंदा तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बेडरूम में आकर मिलता हूँ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम पागल हो गए हो। सारी दवाइयाँ जला दी। मैं डॉक्टर मनीष को कॉल करती हूँ, वही तुम्हारा इलाज करेंगे। ऐसा कहकर मंदा ने मोबाइल निकालकर कॉल किया और मन्नू गुस्सा हो गया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मंदा बचाओ मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मंदा। मैंने मेरे पिछले जन्म को इस जन्म का शरीर दे दिया। अब वो मुझे फिर से 100 साल पीछे मेरी उस दुनिया में ले जाना चाहता है जिसे मैं शरीर के साथ छोड़ आया था। ये मनीष कॉल क्यों नहीं उठा रहा? मंदा, ये मन्नू मुझ पे हावी हो रहा है। मेरे सामने आओ मंदा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। नहीं अजीत, वो सामने आ गई तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। इतने सालों बाद मिले हो तुम मुझे, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मंदा बचाओ मुझे। डोंट वरी अजीत, मैं कुछ करती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें मिटा ही दूंगा। मंदा मेरे सामने आओ, मुझे ताकत मिलेगी। मुझे डर लग रहा है अजीत। मन्नू अजीत का शरीर लेकर पीछे मंदा की तरफ बढ़ने लगा और मंदा भाग पाती या फिर अजीत उसे बचाने के लिए जोर लगाता, उससे पहले ही उसने मंदा का गला पकड़ लिया। अजीत, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे छोड़ो। मन्नू छोड़ो उसे, मन्नू छोड़ो। मंदा और अजीत चीखते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मन्नू ने अजीत के हाथों से मंदा के गले पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत की और मंदा को तड़पा तड़पा कर मार डाला। जैसे ही मंदा की लाश नीचे गिर गई, अजीत को जोरदार सदमा पहुंचा। बस एक ही आखिरी चीख निकली अजीत की और उसके शरीर से अपनी आवाज चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। मंदा के साथ साथ अजीत भी शांत हो गया। अब बचा है सिर्फ मन्नू को दोबारा जन्म मिल गया। अब मन्नू अजीत को उसकी पुरानी दुनिया में ले जाएगा और वही करेगा जैसे मन्नू चाहता था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, मौसम बदल गया और बाहर से घर के अंदर एक औरत की आत्मा गुनगुनाती हुई अंदर आ गई।
मन्नू, मेरे मन्नू, मन्नू रे, मेरे मन्नू। वो आत्मा मन्नू के सामने आकर खड़ी हो गई। सुजाता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ मन्नू वहाँ मैं। इस जन्म में भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कर पाया मैं जिंदगी में। घर, संसार, बीवी, बच्चे, बस इतना ही नहीं था मन्नू। चिंता मत करो मन्नू, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो क्यों आई हो यहाँ? इस जन्म का अपना शरीर लेकर उस दुनिया में जाने के लिए जो तुम्हारी वजह से मैं जी नहीं पाई। इस जन्म का शरीर? हाँ, मंदा मेरा अगला जन्म है। उससे मारकर तूने उसका शरीर खाली कर दिया। अब मैं उसका शरीर लेकर निकल जाऊंगी। स्वार्थी औरत, मरने के बाद भी खुद के दम पर कुछ न कर सकी। जा, शरीर ले और निकल जा यहाँ से। आत्मा नीचे गिरे मंदा के शरीर में जाकर लेट गई और फिर शरीर के साथ उठ गई। चल मन्नू, अब मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते, बोलकर भी अब दोबारा मिलना नहीं। और फिर दोनों मंदा और अजीत के घर से बाहर निकले और मंदा और अजीत का शरीर लेकर मन्नू और सुजाता अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी दुनिया में निकल गए। रेनू आंटी। कहानी है दिल्ली के मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में थी वृंदावन सोसाइटी। सोसाइटी में काफी सारे मिडिल क्लास लोग और उनके बच्चे मजे में रहते थे। अपने परिवार के साथ रहता था 24 साल का एक युवक प्रेम मन और तन से काफी सुंदर नौजवान था। इसीलिए सोसाइटी की सारी नौजवान लड़कियां उस पे मरती थीं। चाची के पास आलू पनीर की सब्जी छोड़कर गई थी, कैसी लगी? मुझे आलू पनीर नहीं पसंद। तो आज शाम को चाइनीज खाने चले? मुझे चाइनीज भी नहीं पसंद। प्रेम भैया, चलो सब आ गए हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। पागल कहीं का, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों में खेलता है। एक दिन प्रेम अपने छोटे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। प्रेम भैया, इस बार सिक्सर चाहिए। हाँ गोलू, मेरा फोकस ब्रेक मत कर। बाप रे, अब बॉल कौन लाएगा? मैंने मारा है तो मैं ही लाऊंगा। ऐसा कहकर प्रेम बॉल लाने के लिए निकल गया और सारे बच्चे डर से बिल्कुल ठंडे पड़ गए क्योंकि बॉल रीनू आंटी के घर में गई थी। रीनू ने बॉल प्रेम की तरफ बढ़ाया। प्रेम ने बॉल को पकड़ा लेकिन रेणु ने बॉल छोड़ा ही नहीं। उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। आंटी, क्या कर रही हो? प्रेम, रेणु वृंदावन सोसाइटी की अकेली औरत थी जो अकेली रहती थी। लोगों का कहना था कि वो जादू टोना करती थी। ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा। ऐसा नहीं था कि रेणु का पति नहीं था। कुछ सालों पहले रेणु का पति मनीष ही उसे सोसाइटी में लाया था, लेकिन 6 महीने बाद वो घर से चला गया और फिर रेणु के पास वापस कभी नहीं लौटा। रेणु दिन रात घर में जादू टोना करती थी। लोगों को उससे शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ छोड़ो उसे, करने दो उसे जो करना है। हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचा रही है ना? साफ साफ बात तो ये थी कि सोसाइटी के लोग रेणु से डरते थे। गर्मियों की छुट्टियों में प्रेम अपने परिवार से विदा लेकर पुणे में एक कोर्स कंप्लीट करने निकल गया। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। बेटा, ख्याल रखना अपना। प्रेम के जाने से सोसाइटी के 2 लोग अंदर से बहुत दुखी थे। एक थी शुक्ला जी की शालू और दूसरी थी रेणु आंटी। प्रेम प्रेम प्रेम। कुछ दिन बीत गए। शालू शादी होकर ससुराल चली गई और रेणु आंटी कहाँ चली गई, किसी को कोई खबर नहीं थी। अरे यार,
बॉल वापस उसी घर में चली गई। अरे डरने की क्या बात है, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। घर पूरा खाली है, हमें हमारी सारी बॉल्स मिल जाएंगी। दिन प्रेम फिर से हमेशा के लिए वृंदावन सोसाइटी वापस चला आया। बरसात का मौसम था, सारे बच्चे स्कूल में थे। सोसाइटी काफी सुनसान थी। लगता है चिल्लर पार्टी अब बिजी हो गई है। प्रेम ऐसे सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और प्रेम को खिड़की से कोई देख रहा था। जी हाँ, वो शालू नहीं थी, वो थी रेणु आंटी। प्रेम आ गया, अब मुझे मेरा प्रेम मिल जाएगा। इस बार मैं अपने प्रेम को पाकर रहूंगी। रात का खाना खाकर प्रेम अपनी बेडरूम में सो गया था। गहरी नींद में था काफी। उसने करवट बदली और किसी ने उसका माथा चूम लिया। दूसरे दिन सुबह हो गई, सारी सोसाइटी जाग गई थी, लेकिन प्रेम अभी भी बिस्तर में था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना हल्का बुखार होने के बावजूद भी शरीर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अभी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, असर नहीं दिखा तो एडमिट कर देना। तू भूखी है ना? मैं भी भूखी हूँ, हम दोनों भूखी हैं। आज रात मेरी भूख तो मिट जाएगी। तू देख ले, तुम्हें अपनी भूख का क्या करना है। और जैसे ही शाम हो गई, रेणु का घर जलने लगा। चाचा चाचा, उस घर को आग लगी है, बहुत सामान है उसमें। अरे तू कब गया था उस घर में? हम सब गए थे अपनी बॉल लाने। ठीक है, फायर ब्रिगेड को कॉल किया है मैंने, इतनी टेंशन मत लो। वैसे भी उस रेणु का तो पता नहीं, घर राख हो जाएगा तो सारी चिंताएं ही मिट जाएगी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड ने आकर घर की आग तो बुझा दी, लेकिन इधर प्रेम के घर में मानो आग का माहौल बन गया था। अजी सुनते हो, ये सांस ही नहीं ले रहा। क्या? अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आप बातें क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ जी। प्रेम बिस्तर में पड़ा ऐसा दिख रहा था मानो उसकी जान निकल गई हो, लेकिन उसकी जान निकली नहीं थी। वो बस खिड़की के पास खड़ी रेणु के साथ बातें कर रही थी। प्रेम कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? क्या चाहती हो आप? क्यों बांध रखा है आपने मुझे? मैंने तुम्हें बांध रखा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। बस एक रात चलो मेरे साथ। बस आज की रात तुम्हारा शरीर अस्पताल में रहेगा और तुम मेरे साथ शहर से बाहर। उसके बाद मैं खुद तुम्हें अस्पताल छोड़ने आऊंगी। प्रेम ने पीछे देखा तो उसका शरीर उसके परिवार वाले कब के अस्पताल लेकर गए थे। क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं तुम्हारे लिए अपना घर संसार जलाकर खड़ी हूँ और तुम घर में अटके हो। ठीक है, इंतजार करो, बस मैं अभी आया। प्रेम अपने रूम से चलता हुआ घर से बाहर आंगन में आया तो उसने देखा कि रेणु का घर पूरा जला हुआ है। तभी रेणु आई और उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। और फिर रेणु प्रेम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। शाम के समय प्रेम ने रेणु के साथ अपना घर, अपनी सोसाइटी छोड़ दी, बस एक रात उसके साथ बिताने के लिए। हाय रे मेरा बेटा, ए जी सुनो, आग ना दो, हमारा प्रेम जरूर आएगा, हमारा प्रेम जरूर आएगा। अरे इस पागल को चुप कराओ कोई, मेरा होश उड़ रहा है। आंटी संभालो खुद को, हमारा प्रेम अब कभी वापस नहीं आएगा। और प्रेम की चिता जलने लगी। देखते ही देखते आग भड़क गई और प्रेम का बस 2 दिनों का बीमार शरीर मौत के बाद आग से लिपट गया और रेणु आंटी के साथ गया हुआ प्रेम अपनों के पास कभी वापस नहीं लौट सका। ब्लडी विच। इंग्लैंड के 2 टाउन यॉर्क और हैम्स्टर टाउन को विभाजित करता ये खतरनाक सीवर एक भयानक बीच के लिए जाना जाता था। इस सीवर के उस पार यॉर्क टाउन था तो इस पार हैम्स्टर टाउन था।
सीवर के घुमाव की वजह से रास्ते इतने फूटे थे कि अनजान व्यक्ति धोखा खा जाते थे। शायद इसीलिए वहां के लोगों ने इसी भूल भुलैया के चलते इसका नाम सर्किल सीवर रख दिया था। पर यह ज्यादा मशहूर था उस बीच के चलते। चांदनी रात फैली हुई थी। चार्ल्स सीवर के उस पार के किसी टाउन से लौट रहा था। चांदनी रात की रोशनी में उसने देखा बगुले पक्षी के जैसे सफेद वस्त्र में अप्सरा की तरह दिखने वाली एक युवती उसी की तरफ बढ़ी आ रही थी। उसने सीवर पार करने के लिए अभी अपना पैर ब्रिज पर रखा ही था कि ब्रिज के बीच पानी में अजीब सी आवाज उसे आसपास महसूस होने लगी। वो युवती करीब आ गई और चार्ल्स से बोली, मुझे जरा सहारा देकर सीवर पार करा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। चार्ल्स अभी कुंवारा लड़का था। युवती के हाथों के स्पर्श से ही उसके तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वो बोला, आओ ना, संभल के, मेरी बाह थाम लो। चार्ल्स बोला। दोनों तरफ सीवर का पानी उधम मचा रहा था। युवती ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई अपनी कलाई में थाम ली। मगर ये क्या? चार्ल्स को लगा सैकड़ों कांटे एक साथ उसकी हथेली में चुभ गए हो। वो युवती की कलाई झटकते हुए दर्द से तिलमिला उठा। क्या हुआ? इतना तड़प क्यों रहे हो? युवती बोली। मगर चार्ल्स को काटो तो खून नहीं। वो डरता सहमता हकलाती आवाज में बोला, कुछ नहीं, पैरों में कोई चीज चुभ गई थी। कभी किसी से, मेरा मतलब है, प्यार व्यार किया है या नहीं? युवती बोली। जी, अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला। चार्ल्स शर्माते हुए सर झुकाए बोला, कोई बात नहीं, आज जी भर कर प्यार करेंगे। ये रात रोज रोज कहाँ आती है। बेचारी चार्ल्स ने डर या कामुकतावश हामी भर दी। ब्रिज के बीच भाग में आते ही युवती ने अपने जिस्म को कपड़ों से आजाद कर दिया। कसी जांघों मदमाते जिस्म को देखते ही चार्ल्स आगे बढ़ा और युवती को अपनी बाहों में कसते हुए उस ब्रिज पर लिटा दिया। तभी एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैला गई। गीदड़ों की आवाजें तेज हो उठी। चार्ल्स युवती के बदन से खेल रहा था और वो युवती चार्ल्स की पीठ सहला रही थी। मगर ये क्या? अब युवती के वो खूबसूरत हाथ अचानक बदल गए। उनमें बाल उगने शुरू होने लगे और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। वो इस बीच अपनी असली अवस्था में आ गई थी। बड़ा भयानक काला सा चेहरा था उसका। तभी ब्रिज पर कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। टाउन के कई लोग हाथों में टॉर्च लिए जोर जोर से चार्ल्स को आवाज देते इधर को ही आ रहे थे। लगता है तुम्हारे घर वाले हैं। ये नहीं आए होते तो आज हमारा संगम सदा के लिए हो गया होता। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हम फिर यहीं मिलेंगे। चार्ल्स शायद उस बिच की असली सूरत से अभी भी अनजान था। इसी को कहते हैं हवस में अंधा हो जाना। वो बिच घबरा गई। उसने चार्ल्स को एक तेज झटका दिया और चार्ल्स एक तरफ लुढ़क गया और वो बिच खिसियानी हंसी हंसती वहां से गायब हो गई। चार्ल्स विक्षिप्त सा खड़ा था। तभी टाउन वालों के साथ उसका पिता हंट चार्ल्स को झकझोरता हुआ बोला, चार्ल्स, तुम यहाँ इस सीवर के बीच बने ब्रिज पर क्या कर रहे हो? तुम्हें शाम तक घर आना था ना। वो मैं रास्ता भूल गया था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डैडी, मैं सच बोल रहा हूँ। चार्ल्स, तू नहीं जानता ये कितनी मनहूस जगह है। सब लोग चार्ल्स को घेरे उसे घर लाए। मगर चार्ल्स परिवार और टाउन वालों को अब हर रात परेशान करने लगा। वो सीवर की तरफ भागता। लोग उसे पकड़ कर लाते। टाउन वाले जान चुके थे कि सर्किल सीवर की बिच इस पर प्रभाव जमा चुकी है। एक दिन चार्ल्स का दोस्त मैक्स उससे मिला। यार, तू घर वालों को रोज परेशान कर रहा है। बात क्या है? लोगों में चर्चा है कि तेरे ऊपर सीवर की बीच प्रभाव जमा चुकी है। ये टाउन वाले ना कितने बेवकूफ है। चुड़ैल होती है क्या? अगर होती है तो आज की रात मैं भी देखूंगा कि वो होती कैसी है। तेरा क्या मानना है चार्ल्स? सीवर के ब्रिज के पास रात में एक खूबसूरत लड़की मुझसे मिलती है। सच? हाँ यार, सच। और ये कहकर चार्ल्स घर चला गया। मगर मैक्स की कामुकता उसे सीवर पर जाने के लिए मजबूर करने लगी। अब रात अपना जलवा बिखेरने लगी थी। मैक्स सर्किल सीवर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज भरता अचानक से उसके ऊपर से गुजरा। मैक्स को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में मन भर लोहे की वजनी वस्तु को पहना दिया हो और उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे हो। अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि सामने से एक आवाज आई। वहां सफेद लिबास में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने मैक्स की ओर देखकर कहा,
तो तू उसकी बातों में आकर अपनी मौत के मुंह में आ गया। शायद तुझे पता नहीं था कि हमारे भी उसूल होते हैं। हम जब तक अपने जख्मी शिकार को सदा के लिए सुला नहीं लेते, तब तक दूसरे शिकार पर हाथ नहीं फेरते। अचानक वो युवती पीछे की तरफ देखकर एक भयानक तरीके से चीखी। उस चीख ने मैक्स का जैसे कलेजा चीर कर रख दिया। वो अचानक पीछे को मुड़ी। हवा तेज चलने लगी। गीदड़ों की आवाजें उस खामोशी को चीरने लगी। युवती के बाल उसके हिप तक लहरा रहे थे और मैक्स उसका ये अंदाज देखकर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सका। वो आगे बढ़ा, करीब पहुंचा और जो ही उसने अपनी बाहों में युवती को लेना चाहा, युवती उसकी तरफ घूम गई और मैक्स के मुंह से भयानक चीख निकल गई। बड़ा डरावना दृश्य था वो। युवती के चेहरे पर बहते हुए फोड़े ही फोड़े उगाए थे। उसके मुंह के लंबे चमकते दांत बाहर को निकल पड़े थे। मैक्स चीखते हुए बदहवास ब्रिज से टाउन की तरफ भागा, मगर कहां तक? उस डरावनी बिच ने एक बड़े आकार का चमगादड़ नुमा पक्षी का रूप ले लिया और मैक्स के पीछे झपट पड़ी। मैक्स ब्रिज पार करने ही वाला था कि पक्षी का रूप धारण किए हुए बिच ने अपने पंखों से मैक्स को जोरदार धक्का दिया और मैक्स तेज बहते सीवर की गहराई में चला गया। आकाश में उस पक्षी के 3 स्वर सुनाई दिए, चिंच चिंच चिंच। शायद ये उसकी विजय का प्रतीक था। पूरे टाउन में लोगों की भीड़ लगी थी। मैक्स का शरीर पानी में तैर रहा था। सारा टाउन शोक के आलम में था। मैक्स के मरने के बाद चार्ल्स के पिता हंट की परेशानी बढ़ गई थी। वो चार्ल्स को उस बिच से बचाने की कवायद शुरू कर देता है। वो इसी सिलसिले में चर्च के फादर फेडरिक के पास गया था। फादर चर्च के अंदर प्रे करने में व्यस्त थे। हे गॉड, इस शैतानी बीच से तू हमारी हिफाजत कर। तभी फादर की नजर हंट पर गई, जो फादर को ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? फादर फेडरिक, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा वो इकलौता सहारा है। प्लीज फादर। बचाया उससे जाया जाता है जो जिंदा हो। माय सन, जो पहले से ही मर चुका हो उसे कैसे बचा सकता हूँ मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा चार्ल्स अभी जिंदा है। हंट की बात सुनकर फादर चिल्लाकर बोले, नहीं, तुम्हारा बेटा तो उसी वक्त मर चुका था जिस वक्त वो उस बीच के साथ संबंध बना रहा था। लेकिन फादर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अपने घर पर ही आता जाता रहता है। अगर वो मर चुका होता तो ऐसे कैसे संभव हो पाता? मेरी बात का यकीन मानो माय सन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। वह बीच उसे उसी अपनी दुनिया में ले गई है। तुम्हारे बेटे ने ही अपने दोस्त मैक्स की जान ली है और अब वो दोनों पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। तुम स्वयं अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते? और इधर चार्ल्स और युवती दोनों मिलकर हंस रहे थे और चार्ल्स के चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी। सच बताओ चार्ल्स, क्या तुम पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ कि तुम मेरी तरह मर चुके हो? नहीं, अभी तक किसी को नहीं। जिस तरह तुम मैक्स को यहाँ पर लेकर आए थे, अब तुम्हें हर रोज एक नए इंसान को यहाँ लेकर आना है। इंसानों का खून मुझे ताकत देता है और अब तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तब वहाँ फादर फेडरिक और हंट एक साथ पहुंच गए। हंट ने अपनी आंखों से अपने बेटे चार्ल्स का चेहरा देख लिया था, जो कि इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। और फादर ने चीख कर कहा, दूर हट जा ब्लडी बीच, दुष्ट। इस गंदे सीवर में रहने वाली शैतानी बीच, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। फादर की ये बात सुनकर वो युवती और चार्ल्स दोनों हंसने लगे। तभी फादर मुंह से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वो युवती और चार्ल्स एक भयानक रूप इख्तियार करने लगे। उस युवती ने खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धर लिया और चार्ल्स भी एक दरिंदे की शक्ल में आ गया था। उसने फादर को एक जोरदार धक्का दे दिया। फादर उसके प्रतिघात से आहत बेहोश हो गए। चुड़ैल सीधे चार्ल्स के पापा के पास पहुंची। तू हम दोनों को मारना चाहता है ना? आज मैं तेरी जिंदगी छीन लेती हूँ। तभी अचानक फादर को होश आ गया और उन्होंने अपनी जेब से चर्च का होली वाटर निकाला और कहा, हंट, ये होली वाटर दोनों के ऊपर जल्दी फेंको, वरना ये सबको मारकर अपनी दुनिया में शामिल कर लेंगे। हंट ने फादर के हाथ से होली वाटर लेकर तुरंत दोनों के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही अचानक उस युवती यानी बिच का और चार्ल्स का जिस्म जल उठा। उन दोनों के मुंह से एक अजीब चीख निकली और देखते ही देखते वो दोनों सीवर के पानी में समा गए।
वैलेंटाइन वाली रात। कहानी है कोकमपुरा शहर की। सैम नाम का काफी जवान और हैंडसम लड़का ट्रेन से अपनी मौसी के शहर कोकमपुरा आ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही मौसी ने सैम को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार मेरे शहर आया है, अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करो मौसी, पूरा फरवरी यहीं एंजॉय करूंगा। वैलेंटाइन डे का महीना है, तुम्हारे शहर से किसी न किसी लड़की को जरूर पटा ले जाऊंगा। सैम की बात सुनकर मौसी एकदम से कांप गई। कोकमपुरा में वैलेंटाइन नहीं मनाया जाता सैम। लेकिन सैम का ध्यान कहीं और ही था। अचानक उसका सिर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? लगता है ये जगह, ये शहर मैंने पहले भी देखा है। नजरों को पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है। सैम की बात सुनकर मौसी हंसने लगी। अरे पागल, जिंदगी में पहली बार आया है तू यहाँ। रात भर सफर किया है, उसी का नतीजा है ये। फिर सैम मौसी के साथ मौसी के घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन शाम के वक्त सैम ने मौसी के गैराज में एक बाइक देखी और मौसी को आवाज लगाई। मौसी! मौसी वहां आई तो सैम ने पूछा, ये बाइक आशीष भैया की है ना? सैम की बात सुनकर मौसी इमोशनल होकर बोली, हाँ, ये आशीष की ही बाइक है। मेरा आशीष बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मौसी रोने लगी और सैम भी भावुक हो गया। आशीष की बाइक लेकर सैम घूमते घूमते रोजी गार्डन पहुंचा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गार्डन से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मुझे गार्डन में जाकर देखना चाहिए। सैम एंट्री गेट पर पहुंचा, लेकिन वॉचमैन ने उसे रोक लिया। नया है क्या? पता है ना, वैलेंटाइन खत्म होने तक रोजी गार्डन नहीं खुलता। सैम ने वॉचमैन से काफी बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैम वापस बाइक के पास आया और अचानक उसने देखा बाइक में किसी ने गुलाब फंसा रखा था। गुलाब देखकर सैम खुश हो गया। चलो, यहाँ आकर कुछ तो अच्छा हुआ। रात भर सैम गुलाब को सूंघते हुए सोचता रहा कि गुलाब आखिर किसने फंसाया होगा। तभी गुलाब में उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सैम, कल शाम रोजी गार्डन में मिलो। दूसरे दिन सैम रोजी गार्डन पहुंचा, लेकिन वॉचमैन को देखकर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं इस शहर को वैलेंटाइन से क्या एलर्जी है। तभी अचानक उसका हाथ पीछे से किसी ने खींचा और उसने देखा एक लड़की उसे खींचती हुई बगल वाले रास्ते से अंदर गार्डन में ले जा रही है। गार्डन आकर दोनों रुक गए। चैन की सांस लेने के बाद सैम ने देखा लड़की काफी खूबसूरत और मॉडर्न थी। ओह, तो तुम हो जिसने बाइक में गुलाब और गुलाब में लेटर छोड़ा था? मैं हूँ शर्वरी, तुम्हारी मौसी के बगल वाले बंगले में रहती हूँ। परसों तुम्हें आते देखा और देखते ही तुम पर फिदा हो गई। तुम्हें बताना चाहती हूँ यार, कितने हैंडसम हो तुम, सच्ची। ऐसा कहकर शर्वरी ने सैम को प्रपोज किया और इस प्रकार दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। वैलेंटाइन की हर शाम दोनों चोरी छिपे रोजी गार्डन में मिलने लगे। किस डे की शाम थी। काफी देर बातें करने के बाद शर्वरी ने सैम को अचानक से किस किया और कहा, कल वैलेंटाइंस डे है, कल हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कल रात देर से आना और आशीष की कोई भी शर्ट पहनकर आना, समझे? शर्वरी के चूमने से सैम अपना आपा खो बैठा था। आधी रात गुजर चुकी थी। सैम आशीष के कमरे में उसकी शर्ट ढूंढ रहा था। मौसी वहां आई और उसने सैम को देख लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। घूमने के बहाने देर रात घर आता है और अब ये, मुझे इसे बाहर जाने से रोकना होगा। सैम, सैम, क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। सैम ने मौसी की तरफ देखा। उसका रवैया बदल चुका था। वो एकदम खूंखार बन गया था। हट जाओ माँ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सैम ने मौसी को धक्का दिया और मौसी एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गिरी। आशीष का एक शर्ट सैम ने ले लिया और दरवाजा बंद करके मौसी को कमरे में कैद कर लिया। वैलेंटाइन की रात थी। सैम आशीष का शर्ट पहनकर
गार्डन में शर्वरी के साथ बैठा था। वो अब पूरी तरह नॉर्मल था। ये बताओ, तुमने आशीष भैया की शर्ट क्यों लाने को कहा? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ आशीष। शर्वरी अचानक से भयानक भूतनी बन गई। सैम काफी डर गया था। भूत! डरो मत आशीष, मैं शर्वरी, तुम्हारी प्रेमिका। याद करो 20 साल पहले वाली वैलेंटाइन की रात। हम दोनों यहाँ अकेले बैठे थे, तभी संस्कृति रक्षक बने कुछ गुंडे आए और हम दोनों को मार दिया। तुमने तो सैम बनकर दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही, बस तुम्हारा इंतजार करती रही। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? शर्वरी के भूत ने सैम के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके माथे पर किस किया। अचानक सैम शांत हो गया। फिर शर्वरी ने सैम को गले लगा लिया और अपने नाखूनों से उसका गला चीरकर उसे मार दिया। इस प्रकार शर्वरी ने दूसरा जन्म लेने वाले अपने वैलेंटाइन को मारकर वैलेंटाइन की रात ही हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में बुला लिया। शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो, सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है। बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित छोड़ो। संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो, दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तू शैतान है, बच्चा बन के रहेगा। इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर, ये गूंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर, ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी! प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा! रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है।
माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें रिधिमा? रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा, उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर गजब हो गया, सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं, हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सोहेल ने मुझे काटा। रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी, जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे, टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किर्शित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किर्शित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किर्शित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किर्शित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किर्शित को बाहर ला रहा है। किर्शित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काट कर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किर्शित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किर्शित। हॉन्टेड रिजॉर्ट। लोनावला एक ऐसी जगह है जहां मुंबई की भीड़ से छूटकर चैन की सांस ली जा सकती है। ऊंचे पहाड़, हरी और गहरी वादियां, शांत सफेद कोहरा। हर साल कई लोगों को अपने पास बुलाता है लोनावला। विकास और रश्मि अपनी कार से लोनावला आ रहे थे। सड़क सुनसान थी और कार कोहरा काटती हुई मानो लोनावला को चूमने आ रही थी।
सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हो और कार एक काफी पुराने रिजॉर्ट के सामने रुक गई। रिजॉर्ट अतिथि। पीछे बहुत सारे नए रिजॉर्ट्स थे, हम वहाँ भी तो ठहर सकते थे। अरे मुंबई से जो आएगा वो वहीं ठहरेगा। भीड़ बढ़ जाएगी तो मजा नहीं आएगा, हमें यहाँ एकांत मिलेगा। शादी के 7 साल बाद भी तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो। मैंने सोचा नहीं था। विकास मुस्कुराया और फिर दोनों रिजॉर्ट के अंदर पहुंचे। अंदर आते ही दोनों को जोरदार झटका लगा, क्योंकि अंदर होम हवन चल रहा था। काफी सारे पंडित बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? रिजॉर्ट के स्टाफ ने विकास और रश्मि को घेर लिया। दोनों डर गए। What is this? एक पंडित उठकर आगे आया। उसने विकास और रश्मि के माथे पर उंगलियां रखकर मंत्रोच्चारण किया, फिर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बोला, अतिथि में आपका स्वागत है। विकास कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मैनेजर बोला, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सर और मैडम को उनके कमरे में ले जाओ। स्टाफ के एक आदमी ने दोनों का सामान उठा लिया। विकास और रश्मि बिना कुछ बोले उसके पीछे निकल गए। पंडित जी, ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? शायद ये मुंबई से ना हो, लेकिन इनकी कार की पासिंग तो मुंबई की ही है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे। इधर विकास और रश्मि कमरे में बातें कर रहे थे। अजीब लोग हैं, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रश्मि डोंट वरी, पुराना रिजॉर्ट है, लोग भी पुराने ख्यालों के ही होंगे ना। हमें कौन सा यहाँ घर बसाना है। चलो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और घूमने चलते हैं। तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। विकास और रश्मि खिड़की से बाहर देखने लगे। बाहर काफी सारी भीड़ गेट के बाहर खड़ी चीख रही थी। गेट बंद था और रिजॉर्ट का स्टाफ उस भीड़ को रोक रहा था। भागो यहाँ से, तुम लोग मरे हुए हो, भागो। हमें अंदर आने दो हमें। अचानक वो आदमी अजीब आवाज में चीखने लगा और चीखते चीखते जख्मी होता चला गया। उसका पूरा बदन फूटने लगा और उसके साथ साथ पूरी भीड़ के शरीर से भी खून टपकने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम। भीड़ भयानक तरीके से चीखने लगी। देखते ही देखते नजारा इतना भयानक हो गया। मैंने कहा था ना तुमको, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलते हैं यहाँ से। रश्मि डरो मत, मैं हूँ ना, तुम रुको यहीं, मैं देख कर आता हूँ। विकास मैनेजर को जाकर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है? हमें कोई बताएगा? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अगर ऐसा है तो हमें रुकना ही नहीं यहाँ, हम जा रहे हैं। आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? कौन रोकेगा हमें? आप? मैं नहीं, उन मरे हुए लोगों की भीड़ जो बाहर रिजॉर्ट को घेर कर बैठी है। आप मुंबई से आए हैं ना? हाँ, लेकिन बात क्या है? कौन थे वो लोग? दरअसल आज सुबह मुंबई और लोनावाला के बीच जो पहाड़ है वो अचानक टूटकर गिर पड़ा, जिसके नीचे सैकड़ों लोग दबकर मर गए। वो सब उन्हीं लोगों की भूत है जो रिजॉर्ट में घुसना चाहते हैं। एक बार वो अंदर आ गए तो फिर कभी बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए सुबह से होम हवन चल रहा है यहाँ ही नहीं, लोनावाला के सभी रिजॉर्ट में किसी को एंट्री नहीं मिल रही। क्या बात कर रहे हो? रास्ते में हमें तो कोई पहाड़ नहीं मिला गिरा हुआ। वैसे कुछ हुआ होता तो हम यहाँ तक पहुँचते कैसे? हम भी पहाड़ के नीचे गिरकर मर जाते ना, क्योंकि हम भी तो सुबह ही निकले थे मुंबई से। यही तो हमें समझ नहीं आ रहा, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? हमें वो जानना भी नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। विकास अपने कमरे में आया तो कमरे में रश्मि नहीं थी। विकास ने बाहर देखा तो रश्मि बाहर रिजॉर्ट का गेट खोलकर खड़ी थी। रश्मि, ये क्या किया तूने? वो घायल थे। बच्चे बूढ़े भूखे प्यासे रो रहे थे, अंदर आना चाहते थे।
वो कौन? रश्मि ने हाथ उठाकर विकास को दिखाया। विकास ने गेट के बाहर देखा तो बाहर से अंदर काफी सारे भयानक भूत रोते चीखते चिल्लाते बीवी बच्चों के साथ अंदर रिजॉर्ट में भाग रहे थे। अचानक रश्मि बेहोश हो गई। विकास ने रश्मि को संभाला और वो रिजॉर्ट के अंदर जाते हुए भूतों को देखता रहा। सारे भूत अंदर चले गए। विकास ने झट से रश्मि को कार में डाला और कार मुंबई की तरफ घुमाई। रश्मि बेहोश थी। विकास कोहरे में कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद रश्मि को होश आ गया। रश्मि डोंट वरी, हम बच गए हैं। रिजॉर्ट में रहते तो मर जाते। रश्मि मुस्कुराई और गाना गाने लगी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। विकास ने सामने एक पहाड़ देखा जो गिरा हुआ नहीं था, बहुत बड़ा और मजबूती से खड़ा था। पहाड़ देखकर विकास भी रश्मि के साथ गाने लगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। और अचानक पहाड़ थरथराया, मानो भूकंप हो रहा हो। विकास और रश्मि हंसते हुए अपनी ही धुन में गा रहे थे। जैसे ही उनकी कार पहाड़ के नीचे पहुंची, पहाड़ फिसलकर कार पर गिरा और विकास रश्मि हमेशा हमेशा के लिए सुहाने सफर में खो गए। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े मेट्रो सिटी की, जहां प्रिया रहती थी। काफी खूबसूरत और यंग थी प्रिया। कुछ सालों पहले शहर में आकर सेटल हुई थी। पेशे से वो एक बैंकर थी। रोज 8 घंटे ऑफिस का काम और बाकी बचा टाइम आराम ही आराम, क्योंकि ना तो उसकी शादी हुई थी और उसके मम्मी पापा भी भैया भाभी के पास थे। मतलब प्रिया अपने आप को ठीक ठाक वक्त दे पाती थी। इन दिनों प्रिया एक किताब पढ़ रही थी जिसमें एक पॉइंट उसे बार बार परेशान कर रहा था। दरअसल वो किताब एक मशहूर लेखिका ने सांपों के बारे में लिखी थी। सुदर्शन, कल मैंने तुम्हारी दी हुई किताब में पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये जो कोबरास मतलब नाग होते हैं ना, उनकी कुछ प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है कि वो इच्छाधारी होते हैं। मतलब अगर वो लंबे समय तक बिना नागिन में उलझे हुए कुछ साल सीधी चाल भटकते रहे तो फिर जमीन पर रेंगते रेंगते ही अचानक दिव्य बन जाते हैं और फिर जब चाहे तब वो इंसानी रूप में आ सकते हैं, इंसानी मादा को जीतने। कहाँ तुम इन बातों को मानती हो? अरे पढ़कर छोड़ दिया करो ऐसी बातें। नहीं सुदर्शन, मेरी लाइफ में ऐसा ही इच्छाधारी नाग है। What? मतलब वो नाग है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो इच्छाधारी जरूर है। प्रिया तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंशित नाम का एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। इतना खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। प्रिया, क्या किया अंशित ने? दरअसल बात ऐसी थी कि प्रिया जब एक पार्टी में गई थी तो वहाँ उसकी मुलाकात अंशित से हुई। अंशित एक बहुत ही हैंडसम लड़का था, जिसे देखते ही प्रिया ने प्रपोज कर दिया और फिर दोनों काफी करीब आ गए। अंशित करीब आया, ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? अंशित मुझे कभी किस नहीं करता। फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। अंशित जिस लड़की को किस करता है वो मर जाती है सुदर्शन। अब ये सुनकर सुदर्शन जोरदार शॉक्ड हो गया। What? प्रिया एक दिन सुदर्शन को अंशित के पास ले गई और सुदर्शन ने अंशित को देखा तो उसका माथा ही घूम गया। अंशित नीचे से सांप बनता जा रहा था और ऊपर से इंसान था। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? क्या करे सर, मेरी कोई इच्छा ही काम नहीं कर रही। पहले जिस चीज को होठों से लगाता था वो खत्म हो जाती थी, अब तो मेरे अंदर से इंसान ही खत्म हो रहा है। मैं जानवर बन रहा हूँ, और वो भी कौन सा? तो सांप। डोंट वरी माय बॉय, सब ठीक हो जाएगा। मुझे टेंशन इस बात की नहीं है सर कि मेरा क्या होगा, मुझे टेंशन है कि मेरे बाद प्रिया का क्या होगा। सुदर्शन ने इमीडिएटली उस किताब की ऑथर रंजना का एड्रेस निकाला और सुदर्शन प्रिया को लेकर रंजना के पास आया। देखिए, मैंने आपसे अभी आपके बॉयफ्रेंड अंशित के बारे में सुना और आपको मुझे ये बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि वो आपसे लगातार झूठ बोल रहा है। यही ना कि वो छिपा रहा है कि वो इच्छाधारी नाग है, वो तो हमें भी पता है। नहीं, उसका जो खतरनाक झूठ है वो ये है
कि वो आपसे प्यार करता है। ये सुनकर तो प्रिया के साथ साथ सुदर्शन भी हिल गया। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो प्रिया को हद से ज्यादा चाहता है। तकलीफ में भी बस प्रिया के बारे में ही सोच रहा है। जानवर अपनी फीमेल को हद से ज्यादा नहीं चाहते। हमारी वाली हदें उन्हें लागू नहीं होती। वो बस फ्लेवर लेते हैं और मौसम टूटते ही छोड़ देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है। मतलब वो आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है, क्योंकि वो इच्छाधारी है और इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग ढोंग रच रहा है। और सेम यही एक्सपीरियंस प्रिया ने रात को लिया। जब वो पूरी तरह सो रही थी, तब अंशित अचानक भयानक सा नाग बन गया और प्रिया से लिपट गया। वो प्रिया के होठों को डसना चाहता था, लेकिन डस नहीं पाया। प्रिया झट से जाग गई और उसने नाग को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। काटो मुझे, मार डालो, क्यों रुके हो, मार डालो। नाग वापस आधा इंसान बन गया। माफ कर दो प्रिया, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं जानती हूँ क्या इरादे हैं तेरे। मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है ना तू। अंशित गुस्सा हो गया, काफी ज्यादा भयानक दिखने लगा और जोर से चिल्लाया। हाँ, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, अपनी दुनिया में। मैं करीब 100-2 साल बिना नागन के रेंगता रहा। अब इच्छाधारी बनने के बाद ऐसी नागन पाना चाहता हूँ जो बस मेरी हो और किसी की नहीं। ऐसा कहकर अंशित जोर जोर से हंसते हुए हमला करने ही वाला था कि तभी सुदर्शन ऑथर रंजना को लेकर वहां आया। रंजना ने झट से फूंक मारी और अंशित इच्छाधारी नाग से नाग की छोटी सी गोली बन गया। रंजना ने वो गोली उठाकर एक शीशी में भर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजना, लेकिन आप इसे इच्छाधारी नाग की गोली बनाकर क्या करेंगी? रंजना मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, ऐसे सैकड़ों नागों से रोजाना रात खेलती हूँ मैं। और फिर रंजना झूमती हुई निकल गई। आगे उस इच्छाधारी नाग अंशित का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सुदर्शन ने तो अपनी प्रिया बचा ली।